हाँ जी बच्चों देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक से एक बार रिकैप देखो। इसमें क्या है, एक मेटल सेलेक्ट करना है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस पे लाइट इंसिडेंट होगा, इन द नेम ऑफ लाइट देयर विल बी फोटोन्स, जिसके एनर्जी का एक फॉर्मूला H टाइम्स म्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फोटोन्स जब यहां इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद फोटोन्स वैनिश हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इसका सारा एनर्जी मिलेगा, दैट्स H म्यू। अब इस एनर्जी के साथ ये अंदर कुछ कॉलिजन करेगा इलेक्ट्रॉन, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, एंड बाहर निकलने का जो डायरेक्शन है दैट विल बी रैंडम। तो यहां एक बॉक्स बनाया जाता है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, और यहां वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेंगे उसे इस पाथ में आने में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरे साइड जाएंगे तो यहां एक दूसरा प्लेट बनाया जाता है, और दोनों को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। देखिए, गैल्वेनोमीटर के कनेक्शन से बेनिफिट यह होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इस पे रिसीव हुआ तो करंट फ्लो किया, उसके अकॉर्डिंग यहां करंट फ्लो करेगा और डिफ्लेक्शन होगा। और यहां पे जो बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन यहां रिसीव हो ये कंफर्म करने के लिए यहां एक बैटरी लगेगा V। अब होता क्या है कि यहां पे इस H म्यू वाले एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को मिला, इलेक्ट्रॉन सरफेस से अंदर से बाहर निकलने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसका नाम वर्क फंक्शन। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था H म्यू, जो एनर्जी आया वो एनर्जी स्पेंड हुआ वर्क फंक्शन के लिए, फिक्स्ड वैल्यू फॉर मेटल, और बाकी बचा हुआ एनर्जी होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टाइन इक्वेशन। तो यहां से जो भी फोटोन्स आया वो अपना एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेके निकलेगा, ठीक। तो यहां पे एक छोटा सा टर्म आता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन स्पेंड करता है सरफेस के अंदर से बाहर निकलने के लिए, दैट एनर्जी इज वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन मेटल डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इस मेटल के लिए एक वैल्यू होगा, मेटल बदलेंगे तो वैल्यू बदल जाएगा, मेटल डिपेंडेंट, ठीक है। आने वाले फोटोन के एनर्जी पे डिपेंड नहीं किया, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं किया, डिपेंड किस पे किया, पाई का वैल्यू, कौन सा मेटल यूज हुआ है। ये क्लियर ना। दूसरा, ये के मैक्स की कहानी। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है ये वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन या तो डायरेक्ट यहां से आके निकल जाएगा, बीच में कोई कॉलिजन नहीं किया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से डायरेक्टली निकलेगा तो इस एनर्जी में से फाई एनर्जी सबमिट किया, दैट्स दैट, बाकी जो एनर्जी होगा दैट विल बी इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक और पॉसिबिलिटी बनता है, देखिए, एक और पॉसिबिलिटी ये बनता है कि जब फोटोन्स यहां पे स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लिया, रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन थोड़ा कॉलिजन किया, थोड़ा घुमा फिरा, और कॉलिजन में कुछ एनर्जी स्पेंड किया। एग्जाम्पल के टाइम पे 100 जूल ऑफ एनर्जी आया, बाहर निकलने के लिए 80 जूल चाहिए, फाई का वैल्यू 80, आने वाला 100, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 20। लेकिन वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन का मिलेगा जो यहां पे एनर्जी लेने के बाद डायरेक्ट निकल गया। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन भी होंगे
जो इस 100 जूल ऑफ एनर्जी को रिसीव तो किया, तो उस एनर्जी जो रिसीव किया उसके बाद अंदर में कुछ कॉलिजन करके 10 जूल स्पेंड कर दिया, तो बचा उसके पास 90। आउट ऑफ 90 80 जूल उसने दिया बाहर निकलने के लिए, बाकी 10 काइनेटिक एनर्जी के साथ 10 जूल ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसा भी होगा 100 जूल का एनर्जी रिसीव किया, ठीक, 20 जूल कॉलिजन में स्पेंड किया, बचा 80 जूल इसके सरफेस पे दिया और 0 काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकला। तो ये काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है। ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का 0 से k मैक्स तक बदल सकता है, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन 0 काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, ये बैटरी क्या करता है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से 0 काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे रिसीव हुआ और करंट फ्लो किया, ठीक। अब इस बैटरी के बारे में कुछ खास बातें, पाई समझ में आ गया, के मैक्स समझ में आ गया। पहला चीज, पोटेंशियल डिफरेंस V को बढ़ाने या घटाने से 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। V doesn't change the number of electrons ejecting out of the metal। रीजन कि V की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो बाहर में आता है और इलेक्ट्रॉन जो नॉकआउट होता है वो अंदर से, और इस वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो अंदर में नहीं आता है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड में हमेशा 0, तो यहां कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो V का वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे, रेट ऑफ इमिशन पे कोई इफेक्ट, ये पॉइंट लिखना है, लिखे थे, लिखिए। द एक्सटर्नल सेल, लिखिए, द एक्सटर्नल सेल V, the external cell capital V produces electric field between the plates, not within it, produces electric field between the plates, not within it. So rate of emission of electron, comma, which is from inside metal. So rate of emission of electron, comma, which is from inside metal, comma, is unaffected, ठीक है। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अंडरलाइन कर दीजिए, अनअफेक्टेड को उसे भी अंडरलाइन कर दीजिए। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब V को बढ़ाने से तो जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था वो सामने आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड पर सेकेंड बढ़ेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो V बढ़ाने से करंट का वैल्यू बढ़ता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग V, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग V, फोटो करंट increases because deviated electrons at different angles can be collected at positive plate, बिकॉज जो डिफरेंट एंगल्स पे निकला होगा पॉजिटिव प्लेट होने की वजह से ये यहां रिसीव हो जाएगा, इसलिए करंट का वैल्यू बढ़ेगा। फाइनली याद कीजिए, हम लोग एक बताए थे सैचुरेशन करंट।
तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा मिलेगा कि 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में रिसीव भी होंगे। उससे ज्यादा तो करंट होगा नहीं, उस करंट का नाम सैचुरेशन करंट। ये डेफिनेशन हो गया था, ठीक है। अब देखो ये V की कहानी होगी। अच्छा, V की कहानी रिवर्स ऑर्डर में जोड़ने से, अगर V को हम लोग अपोजिटली कनेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव प्लेट, ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, तो निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा कि ये प्लेट नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर था, अंदर में कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ पता ही नहीं था, बिकॉज अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन था उसको ये प्लेट पॉजिटिव बना हुआ है या नेगेटिव बना हुआ है उससे मतलब नहीं था। इसको कहानी तब पता चलेगी जब वो बाहर निकलेगा। इसलिए 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। निकलने के बाद पता चला कि ये पॉजिटिव है, वापस बुला गया, और ये नेगेटिव है, ये रिपेल किया। अब जो इलेक्ट्रॉन स्टेट जा रहा था, स्टेट सीधा, और ये नेगेटिव वाला उसको रिपेल किया, तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी घटेगा। लेकिन वेलोसिटी घटते हुए 0 होने से पहले तक यहां पहुंच गया तो करंट आएगा, ठीक। अब स्पेशल केस, अगर वोल्टेज के वैल्यू उल्टा वाला बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी यहां से जो निकलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी वाला, जस्ट इसके पहुंचने से पहले स्टॉप हो गया तो वो रिसीव नहीं हुआ, कोई करंट नहीं। अब उससे ज्यादा वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो कोई और पहले स्टॉप हो जाएगा, तो भी नहीं। तो मिनिमम वोल्टेज जो उल्टा लगाया गया, रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड, जिसकी वजह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा, उस वोल्टेज का एक स्पेशल नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके साथ कोई मतलब नहीं था, पाई के साथ भी मतलब, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को का मतलब इस फॉर्मूला में जो k मैक्स था उसके साथ उसको मतलब है। तो निकलने वाला काइनेटिक एनर्जी k मैक्स, और नहीं पहुंच पाया मतलब यहां स्टॉप कर दिया, काइनेटिक एनर्जी 0। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस तो ये बैटरी लाया उल्टा जोड़ा हुआ। तो यहां जो k मैक्स है इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, चार्ज के नाम पे इलेक्ट्रॉन गया इनटू V नॉट, ई वी नॉट, ठीक है। दैट्स k max is equal to E V naught. V naught is stopping potential, k max is maximum kinetic energy। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखवा दिए थे हम लोग, चलो ठीक। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब एक छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आइंस्टाइन का इक्वेशन h म्यू फाई प्लस k मैक्स के जगह ई वी या ई वी नॉट, ठीक है। तो अगर आपको एक ग्राफ स्केच करना है फ्रीक्वेंसी वर्सेस वोल्टेज, तो ये बताओ कैसा जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट में फ्रीक्वेंसी है लेकिन साथ में h भी है, तो हम लोग म्यू इक्वल टू 5/h प्लस ई वी नॉट बाय एच भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट, और v नॉट हो गया x कोऑर्डिनेट। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर यहां पे हम लोग v का वैल्यू 0 बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5/h, और स्ट्रेट लाइन तो यहां से चलेगा। तो इस पॉइंट पे v का वैल्यू 0, तो म्यू का वैल्यू एक मिनट, म्यू यहां बताओ ये कैसे जाएगा।
वाई एक्सिस, यहां से चलेगा और स्लोप पॉजिटिव दिस वे। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/h। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां पे अगर दो ग्राफ बनाया जाए ऐसे A एंड B और इस पे एक एंगल है थीटा, तो बताओ दोनों ग्राफ में कंपैरिजन किया जाए, प्लैंक्स कांस्टेंट तो सेम होगा, वर्क फंक्शन किसका बड़ा होगा, A या B का? y कोऑर्डिनेट 5/h है, तो कंपैरिजन में phi ऑफ A ग्रेटर देन phi ऑफ B। अब एंगल बताओ θ1 θ2 में बड़ा कौन छोटा कौन? θ1 θ2 बड़ा कौन छोटा कौन? y इक्वल टू mx, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, m का वैल्यू E/h, तो tan थीटा E/h चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट बदलेगा या सबके लिए सेम? तो यहां बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू E/h कांस्टेंट। ग्राफ समझ में आया? चलो दिस इज V फ्रीक्वेंसी। चलो V वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ सेम तरीके से जैसे यहां ग्राफ बनाया है वैसे ही V वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। देखो यहां एक बार फिर से देखिए, ग्राफ में कंफ्यूजन है तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस V का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी वर्सेस V, तो ये y कोऑर्डिनेट h को नीचे ले गए, तो y इक्वल टू कांस्टेंट प्लस x के साथ कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू x इंटू m प्लस c। स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास नहीं होगा। चलो v का वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 5/h, तो मतलब ये वैल्यू जो होगा दैट इज 5/h। अगर a के लिए बना गए हैं तो phi ऑफ A/h, h तो सभी जगह कांस्टेंट होता है। अब b वाले को पैरेलल एक लाइन बनाया गया, तो ये हाइट क्या होगा, phi B/h, तो हाइट तो b का छोटा है, तो phi b का छोटा phi a का बड़ा, ठीक ना। उसके बाद स्लोप, तो x के पहले वाले का नाम mx होता है, m इज tan थीटा, तो tan थीटा इज E/h, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स, प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स, तो θ1 θ2 अलग होगा या सेम होगा? सेम होगा। और tan थीटा का फॉर्मूला E/h, E/h, और हमेशा के लिए फिक्स होगा ये। इन द सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ फिक्स है, y इक्वल टू mx प्लस c, तो y कोऑर्डिनेट v, x कोऑर्डिनेट म्यू, मतलब ये जो इक्वेशन इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं, चलो यहां से इक्वेशन h म्यू इक्वल टू फाइव प्लस EV, V का वैल्यू h अपॉन E म्यू प्लस phi अपॉन E, y इक्वल टू -5 है, mx माइनस c। चलो अब इसमें बताइए क्या होगा, नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0, v का वैल्यू माइनस, तो v इज द पोटेंशियल डिफरेंस,
और V का वैल्यू किसके इक्वल बताते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कैन बी नेगेटिव? नो, तो नेगेटिव लेना है नहीं, y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए x कोऑर्डिनेट का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट। ठीक सुनो, V स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग इस फॉर्मूले में लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सबसे छोटा वैल्यू 0, तो V का सबसे छोटा वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0। क्या नेगेटिव हो सकता है? इस फॉर्मूले में V इज द y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव लेना है? नहीं, इसको हम लोग 0 बना सकते हैं, दैट इज y कोऑर्डिनेट कुड बी 0। तो इस फॉर्मूले में V का वैल्यू 0 बनाएंगे। ठीक है, तो V का वैल्यू 0 बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या मिलेगा? इक्वेट कर देंगे, 0 हो गया, तो म्यू का वैल्यू पाई अपॉन h। तो यहां से ये वैल्यू स्टार्ट होगा पाई अपॉन h। ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, इक्वल टू 0, h म्यू बाई ई इक्वल टू फाई अपॉन ई, इक्वल हो जाएगा, ई कैंसल, म्यू का वैल्यू फाई बाई h, ये मिलेगा। अब इक्वेशन में देखो, जो स्लोप m का वैल्यू है पॉजिटिव है या नेगेटिव? स्लोप m पॉजिटिव स्टेट। तो ऐसे अगर यहां पे दो ग्राफ ड्रॉ किया गया A एंड B, तो ये बताइए एंगल थीटा दोनों का सेम होगा या अलग अलग? h अपॉन इज कांस्टेंट, थीटा दोनों का सेम। ठीक है, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो अलग अलग है, दिस फाई A, दिस इज फाई B। कंपैरिजन में फाई बड़ा किसका छोटा किसका? देख के ही लगा, इट्स फाई B बाई h, x कोऑर्डिनेट बड़ा है तो फाई B ग्रेटर देन फाई। दैट मीन्स अगर ग्राफ ड्रॉ किया गया, आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, कैसे निकालेंगे? तो प्लैंक्स कांस्टेंट किस में आ गया? क्वेश्चन में ग्राफ दिया गया, एंगल 30 बोला गया, ये वैल्यू बताया गया है सपोज 10, दिस वैल्यू इज 20, यूनिट अकॉर्डिंगली सेट किया गया है। आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगल 30 गिवन है, तो स्लोप मतलब tan 30 का वैल्यू h बाई ई, h नहीं निकल जाएगा, तो प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना है तो tan थीटा से आएगा। ठीक, अगर फाई का वैल्यू निकालना है तो इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया है tan इक्वल टू फाई a बाई h, तो फाई a का वैल्यू 20 इक्वल टू फाई b बाई h, फाई b का वैल्यू। तो ग्राफ देके छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो ये हो गया इसके लिए ग्राफ। कोई कंफ्यूजन? ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ। एच म्यू इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट। देखिए नेक्स्ट, नोटेड। चलो अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे
इन इक्वेशंस के अलावा एक और टर्म बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है विच इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स इसका मतलब अगर 5 फोटोन आए स्ट्राइक करने के लिए तो इंटेंसिटी आई नॉट, 10 फोटोन आए तो इंटेंसिटी 2 आई नॉट। मीनिंग क्लियर ना? पहला, अगर हम लोग इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा? अगर हम लोग इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाया गया, एनर्जी बढ़ाना है तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आए, नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं बदला, अलग है वो, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नाउ ये बताओ, अगर हम लोग म्यू का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम रखते हैं म्यू नॉट से, म्यू नॉट पाई का वैल्यू में आता था एच म्यू नॉट, पाई का वैल्यू में आता था एच म्यू नॉट, और ये एच म्यू, अगर म्यू का वैल्यू म्यू नॉट से कम रखा गया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इंटेंसिटी बढ़ाया जाएगा तब क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाया गया मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाए गए तो भी निकलने वाला नहीं। ठीक है, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू म्यू नॉट के इक्वल ले गए तब तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो बाहर निकलेंगे, करंट आएगा। अब म्यू का वैल्यू म्यू नॉट के इक्वल और इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देखो, अब यहां ऐसे देखेंगे, यहां पे एक छोटी सी कहानी यूज होती है, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाली कहानी कुछ ऐसी है कि सपोज यहां पे एक छोटा सा टेबल हो गया, टेबल, इसके ऊपर बहुत सारे मेढक कूद गए, बट प्रॉब्लम ये मेढक अपने आप नीचे जाएंगे नहीं, यहीं पे कूदेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स अंदर के घूमते रहते हैं, ये मेढक यहां से कूद गए। ठीक है, आप में से किसी एक बच्चे को उसे ही पकड़ा गया, मनीष को ही, ठीक, 50 गोलियां दी गई, मार्बल्स, ठीक, और उसे अपनी जगह से बोला गया मेढक को चुन के हिट करना 50 गोलियों से। ठीक, ये बताओ 50 मेढक से, मतलब 50 गोलियां उसके पास, अब मेढक के नंबर बहुत ज्यादा, प्रोबेबिलिटी कितनी कि हर एक गोली एक मेढक को लगेगा ही? प्रोबेबिलिटी कि कितने 50 गोली में से, 50 मार्बल्स में से कितने ऐसे मार्बल्स होंगे जो मेढक को हिट करेंगे, डायरेक्ट हिट? 50 में 30 प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब जितने फोटोन्स आएंगे, जितने फोटोन्स आएंगे उतने फोटोन्स के लिए नेसेसरी नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन पे हिट किया, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स आए, फोटोन्स आए, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग इसका 60% रखते हैं हिट करने का, तो 60 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिला, तो 60 में से 60 भी निकल सकता है, उससे कम भी निकल सकता है। अब कम निकलने वाली कहानी, 50 में 100 में से 60 आउट ऑफ 100 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 100 मार्बल्स में से 60 मार्बल्स मेढक को हिट किया। ठीक, अब जो मार्बल इस कोने वाले मेढक को हिट किया,
मार्बल का जो वेलोसिटी था इतना था कि मेढक को धक्का लगेगा तो वो नीचे गिर सकता है, इतना ज्यादा स्पीड है। ठीक है, तो कॉर्नर वाले जो मेढक को हिट किया वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहां जो मेढक है उस मेढक को मार्बल सुधर से आता हुआ हिट किया, तो जब इसको हिट किया तो ये मेढक कभी अगल बगल वाले को धक्का मारेगा, जगह बनाएगा जाने का। अगर जगह मिल गया उसको जाने का तभी एक जा पाएगा, नहीं तो रास्ते में कहीं वेलोसिटी 0 हो गया तो फिर इधर नहीं जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी उसमें भी है आउट ऑफ 60 जो मार्बल्स इसको हिट किया मेढक को, उस 60 में से भी ये नहीं नेसेसरी नहीं कि 60 के 60 निकलेंगे, कुछ इंटरनल कॉलिजन सबकी वजह से एनर्जी लूज किया और सब निकल नहीं भी पाया। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी फर्दर घट के मान लो 40 ही ऐसे मेढक होंगे जो यहां से बाहर गिरेंगे। ठीक, तो वही कहानी यहां भी है, जितने फोटॉन्स आएंगे उसमें से ये नेसेसरी नहीं है कि सारे फोटॉन्स एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अगर कॉलिजन का प्रोबेबिलिटी 70% है तो 70% इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिला, और आउट ऑफ 70% भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहां सरफेस के आके बाहर निकल पाएंगे, बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो अंदर दम तोड़ देंगे। तो आउट ऑफ 70 भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब ओवरऑल अगर 100 फोटोन आता है तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोबेबिलिटी 40 आउट ऑफ 100, 40% कह लो। ठीक, नंबर्स हम लोग रैंडमली सेलेक्ट कर गए, कैसा नहीं कि एग्जाम में आया तो 40% ही बोला था, ऐसा नहीं। ठीक, प्रोबेबिलिटी होती है, 100 नहीं होगा कभी भी प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, नेक्स्ट थिंग, यहां पे अगर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू म्यू नॉट के एग्जैक्ट इक्वल रखते हैं, एग्जैक्ट इक्वल, ठीक है, तो जो कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन्स है जिसको एनर्जी मिला वही निकल पाएंगे, जो थोड़े अंदर वाले हैं एक भी कॉलिजन हुआ तो निकल, तो प्रोबेबिलिटी 40 होगा कि और भी घट जाएगा इस केस में, और भी घट जाएगा। लेकिन अगर म्यू का वैल्यू म्यू नॉट का डबल बना दे, मतलब एनर्जी निकालने के लिए 80 जूल चाहिए था, हम लोग 160 जूल दिए, ठीक है, तो म्यू नॉट वाले प्रोबेबिलिटी के कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी अब वही रहेगा कि थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट का वैल्यू भी। अब देखो, मतलब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो थोड़े ज्यादा निकलेंगे तो यहां करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। प्रोबेबिलिटी जैसे 40% था, अगर म्यू नॉट के केस में प्रोबेबिलिटी 20% रहता है तो म्यू का वैल्यू बढ़ाने पे प्रोबेबिलिटी 20 की जगह 30% होगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यहां पे करंट तो बढ़ा बट सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ा। क्लियर? तो पॉइंट लिख लीजिए, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, on increasing frequency of incident photons, photocurrent increases। on increasing frequency of incident photons, photocurrent increases but not significantly, but not significantly। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग म्यू का वैल्यू म्यू नॉट से बड़ा है तो करंट तो आ रहा था, अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पहले 100 था तो 100 में से 40 इलेक्ट्रॉन निकला और 40 के कॉरस्पॉन्डिंग करंट था, अब 100 की जगह 1000 फोटॉन्स डाल दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही होगा कि 300 टाइम्स हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना, अब 1000 कर दिए, 100 टाइम्स बढ़ा दिए तो वो भी बढ़ गया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएगा तो करंट का वैल्यू भी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। लिख लीजिए,
on increasing intensity, photocurrent increases. photocurrent increases. चलो अब कुछ लॉजिकल थिंग्स, ठीक है। अगर हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस को, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, फोटो करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? क्यों? अगर हम लोग इसके डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के एग्जैक्ट इसके कॉर्नर पे आ रहा था, अब डिस्टेंस बढ़ गया तो नहीं आएगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने से करंट का वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट कम होगा, तो ये बताओ एच म्यू का वैल्यू बदलेगा क्या? ये तो फोटोन ला गया था ना, इसके बदलने से कोई मतलब नहीं। फाई के वैल्यू पे कोई अंतर नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई अंतर नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो अब बताया गया ये लाइट आ रहा था एक बल्ब से, ये लाइट आ रहा था एक बल्ब से, तो बल्ब का यहां से कोई डिस्टेंस था, तो बल्ब का डिस्टेंस हम लोग बढ़ा दिए। जिस बल्ब से लाइट आ रहा था इस पे, उस बल्ब का डिस्टेंस बढ़ा दिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी था, वेवलेंथ था जो बल्ब से निकला था, तो बल्ब का डिस्टेंस बढ़ाने से बल्ब से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे कोई अंतर ये नहीं बदलने वाला है। फाई का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, तो ये कैसे बदलेगा? ये भी नहीं बदलेगा। फोटो करंट का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा? क्यों घटेगा? बिल्कुल। अब देखो अगर ये सामने था, बल्ब सामने था, ठीक है, तो यहां से सामने डिस्टेंस है, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक किए, डिस्टेंस बढ़ा दिए तो उतने पे जो फोटोन्स आएगा कुछ तो इधर इधर से भी साइड निकल जाएगा ना, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बोले तो इंटेंसिटी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम निकलेगा, तो करंट का वैल्यू भी कम। तो सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस बदलने से करंट का वैल्यू कम होता है, क्योंकि इंटेंसिटी कम होता है। बाकी कोई भी चेंज लिख लीजिए। ऑन इंक्रीजिंग separation between source and metallic plate, intensity decreases. So photocurrent decreases, but mu, phi, Kmax and V naught doesn't change. But mu, phi, Kmax and V naught doesn't change. But frequency, phi, Kmax and stopping potential V naught doesn't change. तो यहां इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ भी होता है, देखिए ग्राफ यहां पे ऐसा होता है, दिस इज V वर्सेस I,
देखिए यहाँ पे 3 ग्राफ है करंट वर्सेस वोल्टेज के लिए, 3 ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा करंट किसका है? ए, बी एंड सी। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी कंपेयर करते हैं तो इंटेंसिटी वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन कौन होगा? इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ए का, इंटेंसिटी बड़ा मतलब करंट बड़ा, इंटेंसिटी वाइज सबसे बड़ा ए, बी एंड सी। इंटेंसिटी बड़ा मतलब करंट बड़ा, इंटेंसिटी छोटा करंट छोटा। अब इसके बाद बताओ, यहां पे देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, ये अलग अलग, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं वर्क फंक्शन का, तो ए, बी और सी तीनों के वर्क फंक्शन को कंपेयर करना, बड़ा छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बताया गया है जितने भी लाइट आएंगे सबका फ्रीक्वेंसी सेम है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी सेम, फाई सेम, कंपैरिजन अच्छा सभी का फ्रीक्वेंसी सेम, फाई कंपेयर करना, कंपैरिजन ऑफ फाई करना है। चलो यहां देखो इक्वेशन से, ये सेम, सबके लिए सेम, जिसका V बड़ा उसका फाई छोटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे बड़ा किसका? ए का, किसका फाई सबसे? फाई ऑफ ए लोवेस्ट। इन दोनों का V सेम, दोनों का V सेम, तो फाई भी दोनों का। तो यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फाई इन दोनों का सेम है, मतलब बी और सी दोनों का मेटल भी सेम मटेरियल का है। ये फंडा क्लियर? नोट कीजिए।